जम्मू कश्मीर के सियासत में अब नौजवान चेहरे सामने आ रहे हैं। आने वाले इंतखाबात में आप बहुत सारे ऐसे नए चेहरों को देखोगे जो शायद आपने इससे पहले सियासत में नहीं देखे होंगे। मैं इस वक्त कुपवारा के एक दूरदराज इलाका करालपुरा ऋषिगुंड में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, कैसर अहमद मीर साहब, जो A11 ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे। बहुत सारे बेवाओं, बहुत सारे गरीबों और बहुत सारे मिस्किनों की मदद जो है अभी तक कैसर साहब ने की है। चाहे हम कोरोना वायरस की बात करें या हम बाकी आपदाओं की बात करें, जब भी इस इलाके में आपदा आती थी तो उन गरीबों के साथ अगर कोई शख्स, कोई इंसान खड़ा होता था तो वो मीर कैसर साहब होता था। अब इन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि मैं त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या सोच के आप त्रेगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए और क्या सोच के आप अभी असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इरफान साहब। चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जैसा कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया, मैं इससे पहले एक फाउंडेशन चला रहा था A11 यूथ जी इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। तो हमने काफ़ी सारी यतीम लड़कियों की शादी की, तकरीबन 270 प्लस, और हजारों गरीब यतीम फैमिलियों तक राशन पहुंचाया। तो अभी जो मेरा असेंबली इलेक्शन में आने का मकसद है जी, वो मेरा खुद का मकसद नहीं था। मुझे मतलब खुद आप नहीं चाहते थे कि मैं इलेक्शन में आ जाऊं? नहीं, ये मैं इस पे सेटिस्फाई ही नहीं हुआ कभी। लेकिन इस साल जो ईद गुजर गई, ईद उल अजहा, उस दिन मेरे ऑफिस पे तकरीबन 150 बेवाएं आई, क्योंकि हमारे पास, आपको पता ही है कि इस साल लोगों के पास पैसे भी नहीं थे, जो फाइनेंशियल ये बहुत प्रॉब्लम हो गई कश्मीर में। तो हमारे पास उतने पैसे नहीं थे कि हम उनको उस वक्त राशन अफोर्ड कर सकें। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि कैसर साहब, आप हमारे लिए घर घर जाते हो, हमारी इज्जत बचाने के लिए घर घर जाते हो और चंदा करते हो या राशन जमा करते हो और फिर हमें खिलाते हो। आप कुछ ऐसा करो, क्योंकि आप पे भी कल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आप अभी अनमैरिड हो, कल आपकी भी मैरिज हो जाएगी और आपके भी बच्चे होंगे, तब हमारा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए आप कुछ ऐसा कदम उठाओ जिसके लिए आप हमें जो ये फूड किट्स हो, जो मदद हो, ये फॉर एवर के लिए हो जाए। तो उस वक्त मैंने ये दिमाग से ये इग्नोर ही किया। फिर मैं घर आया, फिर मैंने सोचा, फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने भी मुझे ये सवाल किया कि अगर आप पॉलिटिक्स में आओगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि टफ टाइम सिचुएशन कोविड लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा काम किया था। जब बंदा एक घर से दूसरे घर तक नहीं जाता था, तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में गली गली घर घर गए और गरीबों तक राशन पहुंचाया। तो अगर आप जैसा बंदा इस पावर में आएगा, इस पॉलिटिक्स में आएगा, तो वो हमारी कौम के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। कैसा सा मुझे बताइए, जब आपने A11 यूथ की शुरुआत की थी तब माइंड में क्या था? क्या तब आपने सोचा कभी कि मैं पॉलिटिक्स में आ जाऊं, या अभी जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे, जिससे कैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, बहुत अच्छा काम करोगे, उस वक्त सोचा था जब आपने A11 शुरुआत की थी? नहीं, उस वक्त कोई प्लान नहीं बनाया था मैंने इस पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि मैं इन चीजों से दूर रहता था। मैं भी यही आम लोगों की तरह सोचता था कि ये तो सियासत का काम है, वो जाने। लेकिन जब मैंने ग्राउंड सिचुएशन देखी, जब मैंने लोगों के हालात देखे, जब मैंने ये जो डेवलपमेंट है वो देखी, फिर मैं भी मुतासिर हुआ उनकी बातों से, क्योंकि उनको मैंने पहले इग्नोर किया था उनकी बातों पे। लेकिन जब मैंने सोचा कि ये लोग शायद सच कह रहे हैं, फिर मैंने घर वालों से भी मशवरा किया, यहाँ जनता से भी मशवरा किया, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये लोग सही कह रहे हैं कि आप पॉलिटिक्स में आओ और हमारे ये जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, अब इसके मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि हमारा फ्यूचर तो आप देखो, मैंने MSc किया है केमिस्ट्री में और डिप्लोमा इन सिस्टम मैनेजमेंट में किया है। मैं भी एक बेरोजगार नौजवान हूँ। मेरी तरह लाखों इस वक्त कश्मीर में जो नौजवान है जो बेरोजगार है, क्योंकि उनकी आप घर में कोई कदर नहीं है, क्योंकि घर वाले भी उनसे कहते हैं कि आपको इतना खर्चा किया, ये किया, अब वो बेचारे मजदूरी भी नहीं कर सकते। अब मैंने सोचा कि चलो, हमारा फ्यूचर तो खराब किया इन लोगों ने, लेकिन अब जो आने वाली नस्ल है उनके फ्यूचर का सवाल है, तो मैंने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन की।
मुझे बताइए किसी पार्टी से ऑफर मिला या मतलब बहुत सारे पार्टीज हैं यहाँ पर आजकल मैंडेट भी ऐसे ही मिल रहे हैं, किसी ने ऑफर किया अभी तक या आप इंडिपेंडेंट ही सोच रहे हैं? जो हमारी यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, जब मैंने अनाउंस किया तो अपने ही पेज पे अनाउंस किया, तब बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद भी कई पार्टीज आई, कई ने कहा कि बीडीसी बनाएंगे, कई ने कहा कि डीडीसी बनाएंगे, कई ने कहा कि आप जो आधा मांगोगे वो देंगे, लेकिन मैंने इन सबको कहा एक ही बात, एब्सोल्युटली नॉट। तो एब्सोल्युटली नॉट, अभी भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ोगे? बिल्कुल इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, क्योंकि मैंने हालात देखे हैं कि मैं भी एक आम इंसान हूँ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, किसी मिनिस्टर का बेटा नहीं, किसी करोड़पति का बेटा नहीं, मैं भी एक कॉमन मैन हूँ कि जो मुश्किलात आप झेलते हो वो मैं भी झेलता हूँ, क्योंकि जिस रोड से आप आए आपने इसका जो है वो नजरिया देखा है, इधर कितने लिंक रोड्स है वो आपने देखे होंगे, क्योंकि हम बहुत सालों से सफर कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन हमारे पास आए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, कस्में की कि अब हम ये रोड 6 साल में नहीं बल्कि 6 महीने में बनाएंगे, लेकिन फिर वो भाग गए। अच्छा मुझे बताइए, अगर आप कल इलेक्शन जीतते हैं, एमएलए बनते हैं तरेगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो क्या प्लान्स रहेंगे? आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करोगे? आप अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा यूथ यहाँ पर बहुत सारे लोग नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए क्या करोगे? या जो हमारे यहाँ पर हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इसके बारे में कुछ सोचा है? देखो, सबसे बड़ी बात जो है वो मेन चीज यही है कि जो ये पुअर्टी है, गरीबी है, ये इंसान को कहां से कहां तक लाती है। ये अब हमारी जो यतीम बहनें हैं, बेवा माएं हैं, अब उनका सवाल है, क्योंकि आज इज्जत महफूज नहीं है किसी की। हमारे ऑफिस पे बहुत सारी लड़कियां आती है, यतीम लड़कियां, जिनकी शादी को 4 दिन 5 दिन रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई कैसर भाई हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हमारे पास कपड़े लाने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर ये फाउंडेशन नहीं होंगी, अगर ये एनजीओज नहीं होंगी, तो वो उस वक्त अपनी इज्जत बेच सकती है कि नहीं? अब ये हमारे लिए ये मेन मसला बन चुका है। सबसे पहले हम जो है ये इरिडिकेट पुअर्टी करेंगे इंशाल्लाह, जो मैं फाउंडेशन होके नहीं कर पाया। अब इंशाल्लाह लोगों को मैं यही कहता हूं कि आप मुझे वोट दो, सपोर्ट दो। इंशाल्लाह सबसे पहले हम जो है ये गरीबी पे इस पे बात करेंगे और इसको इंशाल्लाह खत्म करेंगे, क्योंकि अब कई लोग कहेंगे कि ये खत्म नहीं हो सकती। बहुत कुछ हो सकता है, खत्म नहीं हो सकती, कम तो हो सकती है। बिल्कुल इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। जब इंसान कदम उठाता है, जैसे ही मैंने कदम उठाया, बहुत सारे सवाल उठे, खिलाफ भी हुए बहुत सारे, मैंने कहा कि नहीं मुझे करना है। तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 270 यतीम लड़कियों की शादी हो गई और बहुत सारी गरीब लड़कियों तक ये बेवा औरतों तक राशन पहुंचाया, बहुत सारे मकान बनाए, बहुत सारे जो पेशेंट्स थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए हमने पैसे दिए। तो अब जिसने टफ टाइम सिचुएशन में ये काम किया, तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लान करेंगे हम कुछ न कुछ, जिससे ये लोग जो है ये हाल की जो रोटी है वो कमा सकते हैं। अच्छा, जब आपने A11 की शुरुआत की थी तब आपको मतलब आपने जीरो से शुरुआत की है, जब जहां तक मैंने सुना है आपके पास उस वक्त खुद के पास भी पैसे नहीं थे, तब आपने कैसे वो सक्सेसफुल मतलब एक मिशन आपने यहाँ पर खड़ा किया था, वो सक्सेसफुल कैसे? थोड़ा इसके बारे में भी बताइए ताकि लोगों को पता चले। देखो, मुझे लगा कि अगर दुनिया में कोई भी मुश्किल काम है तो वो है फाउंडेशन बनाना, ट्रस्ट बनाना, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत मुश्किलात में गिरा था, कोई नहीं जानता था मुझे। अगर मैं आपके पास आता, आपसे आप 100 रुपए का रसीद काटते, लेकिन मुझे आपको उस वक्त ट्रस्ट देना था, विश्वास देना था कि हम ये 100 रुपए कहाँ खर्च करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरी बात तब सुनी। बहुत डिफिकल्टीज का सामना किया मैंने, 1 साल मैंने प्लान किया उसके लिए, 1 साल में कम से कम 12 बार मैं नाकाम हुआ इस मिशन में, लेकिन अल्लाह का करना था, अल्लाह ने इल्हाम डाला। ये अल्लाह किसी किसी को इल्हाम डालता है, तो उसने इल्हाम डाला कि बोला कैसर आप निकल पड़ो, जब अल्लाह का साथ हो तो कोई कुछ भी कहे। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, मैं चल पड़ा और आखिरकार सब लड़कों ने मेरा साथ दिया। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के लोगों का मैं शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने साथ दिया और उनकी बदौलत से, अल्लाह की मदद की बदौलत से उन तमाम लड़कियों की शादी हो पाई और गरीबों तक राशन पहुंच पाए। हेल्थ सेक्टर के लिए अगर आप कल जाकर अगर आप जीते हैं इलेक्शन, तो हेल्थ सेक्टर के लिए क्या आपने सोचा है? कुछ प्लान्स हैं, कुछ रोड मैप हैं? हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है। देखो, अभी अगर हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर्स की, हमारी जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है
इधर तकरीबन 150 गांव होंगे और 150 गांव में ज्यादा से ज्यादा आपको 10 या 15 डिस्पेंसरीज मिलेंगी। अगर यहाँ पे हमारे दर्दसुन हो, रिशगुण हो, काचमा हो या कोई भी एरिया हो, अगर मामूली भी कोई चोट लगती है तो हमें करालपुरा तक जाना पड़ता है, तब तक 1.2 पॉइंट खून निकल जाते हैं। तो मैं इस पे इंशाल्लाह बात करूंगा, हर विलेज में, हर गांव में एक डिस्पेंसरी है वो लाऊंगा इंशाल्लाह। अपग्रेड करने की और जो ये हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जैसे हमारे करालपुरा में हॉस्पिटल है, वो मैंने अभी कहा कि आपसे कि वहां पे 100 बेड हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पे ट्रीटमेंट के लिए कोई इंतजाम नहीं है। वहां पे वो 3-4 डॉक्टर होने चाहिए, वो भी नहीं है। वहां पे अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो उसको रेफर कुपवारा, हंदवारा या श्रीनगर किया जाता है। तब तक जो पेशेंट की हालत होती है वो तब तक बहुत खराब हो जाती है। जैसा हमारे यहाँ कुछ दिन पहले एक औरत की डेथ हुई, वो इसी कारण हुई क्योंकि वहां पे कोई इंतजाम नहीं है। अब मैं उनको इंशाल्लाह अपग्रेड करूंगा, बस लोगों का सपोर्ट मिलना चाहिए। जो भी ये प्रॉब्लम्स है ये मैं इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करूंगा, चाहे वो वाटर सप्लाई प्रॉब्लम हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो। अब एजुकेशन की बात हम करेंगे, बहुत सारे यहाँ पे स्कूल्स है जो पहले एक जमात चलाती थी, लेकिन वहां भी अभी यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका कोई ख्याल नहीं रखता है क्योंकि वो उस पे बैन लगाई गई है। लेकिन उधर कोई नहीं उनकी तरफ देखता है कि उनके पास ना कपड़े हैं, ना स्कूल फीस है, ना कुछ है उनके पास। अब मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर उनके लिए कुछ इक़दाम करें तो मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा इसके लिए। मुझे बताइए आखिर पर क्या कुछ मैसेज रही लोगों के लिए, क्योंकि आप एक दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ से अब आप अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, खासकर जो लोग आपको नहीं जानते हैं उनके लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी? मैं इस वक्त अगर हम देखेंगे कि जितने भी लोग हैं वो बाखबर हैं, अगर कोई बुजुर्ग आदमी भी है उसको भी अब समझ में आ चुका है कि इन लोगों ने हमारे साथ खेल रचा है। आज तक इन लोगों ने आज तक हमें बेवकूफ बनाया है। ये आते हैं 5-10 दिन मस्का लगाते हैं, तू ही है, ये है, वो है, साफ साफ करके बात करते हैं, और फिर इलेक्शन के बाद यही लोग ना फोन उठाते हैं ना ही मुंह दिखाते हैं। अब लोगों को यही मैं एक एश्योरेंस देता हूं यहाँ पे कि आप जवानों का साथ दो, क्योंकि एक जवान ही कौम का जो मुस्तकबल है वो बदल सकता है। और ये जो लोग हैं इनकी किसी की दिल्ली में बिल्डिंग है, किसी की जम्मू में है, किसी की श्रीनगर में है, वो नहीं मिलेंगे। अगर ये कल लोग ये इलेक्शन जीतते हैं, ये श्रीनगर जाएंगे या जम्मू जाएंगे, आपके पास तो किराया भी नहीं होगा, तो आपके मसाइल कहां से हल हो जाएंगे? अभी आप देखो कि डेवलपमेंट की बात अगर हम करेंगे तो आप भी करालपुरा से आए होंगे, वहां पे जो करालपुरा है वो हमारा फेस है, हमारा चेहरा है। वहां पे आप देखो कि 2 ब्रिजेस है, हम काफी टाइम से उस पे मेहनत कर रहे हैं। कभी वो ड्राइवर हजरत उसको लकड़ी का टुकड़ा लगाते हैं, कभी आम इंसान लकड़ी का टुकड़ा लगाता है, क्योंकि वहां पे हर किसी को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तब भी ये लोग तस से मस नहीं होते हैं। काफी सारे मीडिया वाले आए, उन्होंने उस पे आवाज उठाई, वीडियो बनाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इलेक्शन के बाद यही कहते हैं बाढ़ में जाए जनता, बस इनका यही चीज होता है। पहले ये कहते हैं पहले हमारे तलवे चाटेंगे, मैं क्यों मजबूर हुआ सियासत में आने के लिए, वरना मुझे इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने लोगों के हालात देखे हैं, मैंने इनकी डेवलपमेंट देखी है। हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसा 5 साल हो गए हमें आज ये फाउंडेशन चलाते हुए, लेकिन 5 सालों में मैंने किसी भी मंत्री को, किसी भी एक्स MLA को, किसी को घर में नहीं देखा, या इन्होंने हमें कॉल किया हो कि कैसर साहब आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्या आपको डोनेशन की जरूरत तो नहीं है, किसी जगह कोई जरूरत तो नहीं है। अल्लाह की कसम ना कोई कॉल आया, ना इनके जो हमसाए हैं वो गरीब लोग हैं, वो हॉस्पिटलों में पड़े हैं, ये इनकी भी खबर नहीं लेते हैं। इनकी हमसाया जो लड़की है वो 35 साल की हो जाती है, यतीम लड़की, ना बाप है ना भाई है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इनको उनकी फिक्र नहीं, तो आपकी और मेरी क्या फिक्र होगी? जिसको हमसाया की फिक्र नहीं उसको हमारी क्या फिक्र होगी? अब मैं इंशाल्लाह इनके साथ फाइट करूंगा। इंशाल्लाह मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार मुझे चांस दें। बस अगर आपको लगेगा कि इसने हुकूमत अच्छी की, इसने इस कौम के मुस्तकबिल के लिए आगे फाइट की, तो आप मुझे सपोर्ट करना। और अगर आपको लगेगा कि ये इस लायक नहीं है तो मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे वोट मत देना। मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए, ये जो आजकल की जो जवान है इनके फ्यूचर के लिए वहां पे लड़ेगा असेंबली में, तो आप मुझे वोट करना। अगर आपको लगेगा कि ये बेहतर लीडर साबित नहीं हो सकता है, ये भी इनकी तरफ कल भाग सकता है, तो मैं आप लोगों से यही कहता हूं जो भी आपकी नजर में अच्छा होगा, सच्चा होगा, उसको आप वोट दे। क्योंकि जो
जो कौम है उसकी पहचान एक अच्छे लीडर से होती है, और लीडर में दो क्वालिटीज का होना जरूरी है, एक होती है सदाकत, एक होती है ईमानदारी। वो आप सब लोग देख चुके हो ये कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे मीर कैसर साहब, जिनका ताल्लुक कुपवारा के दर्दसुन एरिया से है। A11 ऑर्गेनाइजेशन ये पिछले कई सालों से चला रहे हैं। बहुत सारे बेवाओं, जिस तरीके से मैंने ओपनिंग में ही बताया, जो भी जितने भी यहाँ पर इस इलाके में, खासकर इसी इलाके की हम बात नहीं करेंगे, पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी की अगर हम बात करेंगे, जितने भी तहगाम कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलाके हैं या कुपवारा के दूरदराज इलाके हैं, वहां पर जाकर इन्होंने लोगों की मदद की, गरीबों की मदद की, बेवाओं की मदद की, यतीमों की मदद की। अब ये फाइनली इलेक्शन में आ रहे हैं, आने वाले असेंबली इंतखाबात में ये हिस्सा लेने वाले हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या लोग नौजवानों को सपोर्ट करेंगे, क्या लोग इस बार चेंज चाहते हैं, क्या इस बार अब असेंबली में हमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे। यह आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।